चलिए आप कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। बंद कर रहा मैं। ठीक है। डन। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। वेलकम यू ऑल। कैसे हैं? जल्दी से मुझे ये बता दीजिए। आज मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है एंड आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा था। इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों के लिए आज, तो मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं इकोनॉमी के अगले टॉपिक के बारे में।
तो आई एम वेरी सॉरी कि आज थोड़ी क्लास में डिले हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, तमाम सारी बातें करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी लोगों को। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की, राइट ना। तो साउंड वगैरह सब एकदम परफेक्ट है, ये सब कह रहे हैं यस इट्स फाइन ऑल क्लियर। चलिए, तो वही कल थोड़ा सा आप लोगों का साउंड का इशू आ रहा था, इस चक्कर में थोड़ा टेक्निकल काम चल रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, राइट। चलिए, तो चलते हैं दोस्तों, और तमाम सारी बातें आज हम करेंगे, तमाम सारा डिस्कशन आज होगा। और सबसे पहले आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लास्ट क्लास में जहां पे हमने छोड़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली है मुद्रास्फीति क्या होता है, किसे कहते हैं, बिजनेस साइकिल की बात करी है। थोड़ा सा आप रिकॉल करिएगा, मैंने आपको बताया था बिजनेस साइकिल का मतलब है यहां पर हम दिखाते हैं कि जब यहां पर AD इज इक्वल टू AS है, यहां पर आप AD इज इक्वल टू AS है, जब AD AS के बराबर है, ये बात करी हमने। और ये तो हो गया AD AS के बराबर है, राइट। लेकिन इसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र है। ऐसी तमाम सारी बातें हम लोगों ने करी कि बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र क्या है, तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसे हमने कहा यहां पर होता है बूम या पीक, थोड़ा याद करिए आप लोग, बूम या पीक, ठीक है। थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी रिसेशन, यहाँ पर हमने बात करी डिप्रेशन, अतिमंदी, है ना। यहाँ पे हमने बात करी ये है मंदी का स्टेज, इसे हम लोग बोलते हैं जब ये ऊपर जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकवरी। ये सब आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये तमाम सारी बातें हमने जो डिस्कस करनी थी ये सब हमारी हो चुकी हैं। आज हम थोड़ा सा अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम थोड़ा सा और बात करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा जो डिस्कशन है वो क्या क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट ना। सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ से आज हम आज की क्लास शुरू करेंगे, राइट। तो कल हमने ये सब बातें कर ली, क्या क्या अलग अलग 4 कंडीशंस बताई थी। ये जरा थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं, ये क्या है। देखो दोस्तों, ये इन्फ्लेशन की 2 सिचुएशंस हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सुनेंगे और ध्यान से समझने का एक प्रयास करेंगे, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक बढ़िया बात बताई थी, और आप याद करो JM कीन्स साहब के बारे में बताया था। जो JM कीन्स साहब हैं वो हमारे एक कीनीशियन इकोनॉमिस्ट हैं। JM कीन्स साहब ने क्या कहा और JM कीन्स साहब ने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनेंगे। JM कीन्स साहब क्या कहते हैं और JM कीन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है वो सुनना। JM कीन्स साहब कहते हैं कि ये जो लाइन है यहां पर इन्होंने दिखाया OX एक्सिस में इन्होंने दिखाया क्वांटिटी ऑफ मनी, हिंदी माध्यम के भाई बहनों के लिए लिख देता हूं, मुद्रा की मात्रा। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का टॉपिक और गंभीर रूप से समझने में ये हेल्प करेगा और यहां से हम कुछ और चीजें सीखेंगे। तो दोस्तों यहां पर OX एक्सिस है तो इसे कहा, यहां पर दिखाया मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी, कि पूरे देश में कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी है, ज्यादा लोड ना लो, दिस इज मनी सप्लाई। और दोस्तों OY एक्सिस में दिखाया एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस, हिंदी में लिख देता हूं, OY एक्सिस में दिखाया कीमत एवं रोजगार, कीमत एवं रोजगार। क्यों, कल मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब कीमतें बढ़ेंगी इसका मतलब है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। थोड़ा सा याद करो, उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार भी ज्यादा होगा। दोस्तों यहां पर हम दिखा रहे हैं, याद रखना हमेशा एक बात जो कल हमने डिस्कशन किया था, एक पेपर में सवाल भी आता है कि इन्फ्लेशन इज यूजुअली कपल्ड विद,
दोस्तों जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो बढ़ेगा, हमारे देश का आर्थिक वृद्धि भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल आराम से सुनो, बिल्कुल आराम से सुनो, कोई लोड मत लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा टेक्निकल है और समझना बड़ा मुश्किल है। राइट नाउ तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा और जरा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ देखो दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो, तो क्या एवरीथिंग इज ओके? जल्दी से मुझे बताइए, सब कुछ एकदम ओके है? परफेक्ट। नाउ देखो दोस्तों, अब हम यहां पर दिखा रहे हैं कीमत एवं रोजगार, प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं। याद रखना, जब जब देश में मुद्रास्फीति होगी, कुछ बातें हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछी आती हैं। जब जब मुद्रास्फीति होगी तब तब देश में आर्थिक समृद्धि अधिक होगी, आर्थिक समृद्धि अधिक होगी। तो जब जब देश में इन्फ्लेशन होता है तब तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इतनी बात समझ में आई? चलो देखो दोस्तों, जेएम कीन्स साहब कहते हैं कि यदि यहां पर हम दिखाएं इस पर इसको बोला ऐ, समझो एडी बराबर एएस, जिसे कहा लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? पूर्ण रोजगार की रेखा है, पूर्ण रोजगार की रेखा है। तो आप अपनी हेडिंग डालिए और हेडिंग के ऊपर लिखिए, हेडिंग के ऊपर लिखिए इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, जेएम कीन्स के मुताबिक मुद्रास्फीति। ये हेडिंग बनाइए आप जल्दी से अपनी। तो हेडिंग में सबसे पहले लिखिए और मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना है। राइट, सबसे पहले हेडिंग में लिखिए आप लोग, क्या है? जेएम कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एज पर जेएम कीन्स, इन्फ्लेशन एज पर जेएम कीन्स, जेएम कीन्स के मुताबिक मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन एज पर जेएम कीन्स, जेएम कीन्स के मुताबिक मुद्रा स्फीति। तो जेएम कीन्स के मुताबिक जो मुद्रा स्फीति है वो क्या है, जरा सुनिएगा। तो आप उसके बाद ये जल्दी से ड्रॉ कर लो 1 मिनट में। सिर्फ जितना मैं बोलूंगा आप ऐसे ड्रॉ करो। यहाँ लिखो ओ एक्स एक्सिस, यहाँ लिखो मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति हिंदी इंग्लिश में क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई। ओ वाई एक्सिस में लिखिए प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट, कीमत एवं रोजगार। अब आप ये वाली लाइन बनाइए जो कल हमने बनाया था, जिसे हमने कहा था एडी बराबर एएस, और इसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। तो इसे जेएम कीन्स ने कहा कि ये पूर्ण रोजगार की रेखा है। अभी इसे कनेक्ट करेंगे और आज की क्लास में टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी आएंगे। तो आज बहुत सारा डिस्कशन होना है और बहुत आनंद आएगा दोस्तों आज की क्लास में। बस आप बढ़िया से पढ़ते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मुझे। देखिए दोस्तों, तो इसे हमने कहा। अब जेएम कीन्स साहब क्या कहते हैं? जेएम कीन्स साहब कहते हैं कि यदि किसी भी देश की इकोनॉमी में
जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, यदि वो इस लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे है तो इसे हम कहेंगे पार्शियल मुद्रास्फीति, या हिंदी में कह सकते हैं आंशिक आंशिक मुद्रास्फीति। तो दिस इज कॉल्ड आंशिक मुद्रास्फीति एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्फ्लेशन। और जीएम कीन्स साहब कहते हैं, जीएम कीन्स साहब कहते हैं कि यदि लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो पूर्ण रोजगार की रेखा है, जहां एडीएस के बराबर है, आज नहीं बताना क्योंकि कल बता चुके एडीएस, तो दोस्तों ये लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के जब ऊपर इन्फ्लेशन होगा इसे बोलेंगे हम पूर्ण मुद्रास्फीति। सो दिस इज कॉल्ड पूर्ण मुद्रास्फीति, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे बनाइए एक, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन लाइक यहाँ धीरे 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 ऊपर जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, अगर प्राइस, जरा देखो प्राइस, यहाँ पे हम प्राइस दिखा रहे हैं तो यहाँ पे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%। तो अगर प्राइस धीरे धीरे धीरे, ये देखो दोनों को समझो, मैं तुम लोगों को ग्राफ की स्टडी करना सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, जरा समझना दोस्तों। जरा यहां से देखिए, ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, बोलो जा रहा है ना, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो ऐसे हमने बोला पार्शियल इन्फ्लेशन, पार्शियल इन्फ्लेशन। अब एक तो ऐसे बढ़े और एक ऐसे बढ़े, तो दोनों में अंतर है। तो अब यहां पर जो इन्फ्लेशन का रेट बहुत तेजी से हो गया और लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इसे कहते हैं फुल इन्फ्लेशन, पूर्ण मुद्रास्फीति। तो एज पर द जेएम कीन्स के मुताबिक हमारे देश में या किसी भी देश की इकोनॉमी में, जेएम कीन्स के मुताबिक किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वहां पर दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। जेएम कीन्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि वो दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। जो पहला इन्फ्लेशन है उसे जेएम कीन्स साहब ने कहा कि भैया ये वो स्थिति है, पहला जो इन्फ्लेशन है जेएम कीन्स कहते हैं ये वो स्थिति है जहां पर धीरे धीरे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसे बोलेंगे पार्शियल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? पार्शियल इन्फ्लेशन, आंशिक मुद्रास्फीति। और जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगा लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो इसे हम लोग कहेंगे फुल इन्फ्लेशन और पूर्ण मुद्रास्फीति। जल्दी से मुझे डबल का थम्स अप करिए और मुझे ईमानदारी से बताइए क्या मेरी इतनी बातें सब लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी से बताइए प्लीज एवरीवन। राइट, सारे लोग बताइए क्या इतनी बात समझ गए? ये जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन है, तो ये इन्फ्लेशन एज पर द जेएम कीन्स, और बस आपने ग्राफ बना लिया, उतना ही काफी है। और ये बात भी याद रखना कि जब जब मुद्रास्फीति होगी तो आर्थिक समृद्धि भी इकोनॉमी में आएगी, लेकिन मैंने कल कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन एज पर द जेएम कीन्स। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आज की क्लास में ही आगे डिस्कस भी करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अभी इसे थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे, अभी एलैबोरेशन का टाइम आएगा। दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट शब्द है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट शब्द है, और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, जरा सुनिए, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। मैं हिंदी माध्यम के भाई बहनों से इसलिए कहता हूं कि आप हिंदी में भी लिखें और आप इंग्लिश में भी लिखें। द रीजन इज व्हाट? द रीजन इज वेरी सिंपल कि कभी कभी मैंने पेपर में देखा ये ऐसे ही लिख के जाता है स्टैगफ्लेशन। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है स्टैगफ्लेशन। फिर आप क्या करेंगे? अगर आप सिर्फ पढ़ के जाते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, लेकिन आप कहोगे गुरुजी वहां तो एक शब्द था स्टैगफ्लेशन। इसलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक काम करें कि वो मैंने जैसे बताऊं वैसे इकोनॉमी पढ़ो। तो हिंदी मीडियम के जो मेरे भाई बहन हैं वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब देखो जो टर्म्स हैं आपकी कॉपी में वो हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी, सिर्फ टर्म्स, एक्सप्लेनेशन आप अपना हिंदी में ही लिखेंगे। राइट नाउ देखो दोस्तों, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, पहले इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो अगर यहां पर
AD बराबर AS है, अगर यहां AD बराबर AS है, दोस्तों दिस हमने बात करी थी, याद करो, इसे हम कहेंगे बूम और पीक, इसे हमने नाम दिया रिसेशन, मंदी, इसे हिंदी में बूम या पीक ही बोलते हैं, इसे हमने नाम दिया डिप्रेशन, अति मंदी, और इसे हमने नाम दिया रिकवरी। कल की क्लास का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जो आज चल रहा है, बढ़िया तरीके से आप सीखिएगा और मौज लीजिएगा दोस्तों, इकोनॉमी से मोहब्बत होने लग जाएगी। बस मुझे 1-2 दिन का समय और दीजिए, और मुझे लग रहा है मुझे समय की जरूरत भी नहीं है, मोहब्बत हो चुकी होगी। कम ऑन, सही है, तो मोहब्बत तो एक ही बार होती है ना। अब इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इसे मैंने कहा था यहीं पर दिस इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो मुझे बताओ यहां पर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इस जगह इकोनॉमी में क्या है, जल्दी कमेंट करो। इस जगह जब मैंने जो रेड मार्क किया है, इस जगह इकोनॉमी में क्या है, तो हाँ ये मेरे साथ साथ लिखना है, राइट, मेरे साथ साथ लिखना है स्टैगफ्लेशन। फिलहाल आप हेडिंग डाल लो स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। सॉरी मैं बताना भूल गया था कि मेरे साथ साथ लिखना है, तो आप ये चीज मेरे साथ साथ लिखिए, है ना। तो दोस्तों ये बना लीजिए जल्दी से, फिर से एक बार ट्रेड और बिजनेस साइकिल, स्टैगफ्लेशन लिखकर नीचे बना लीजिए ट्रेड और बिजनेस साइकिल। यस एवरीवन इज सेइंग कि इन्फ्लेशन है, मेरे साथ साथ लिखिए। तो दोस्तों यहां पर इन्फ्लेशन है, चलो जी इसे हमने कहा इन्फ्लेशन, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, ये अलग से नहीं लिखवाऊंगा मैं। और जल्दी से बताइए देश में यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है, यहां पर क्या है, रिसेशन है, यहां पर क्या है, रिसेशन है। चलो भैया यहां इन्फ्लेशन हो गया, यहां रिसेशन हो गया, तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही अपनी कॉपी में बनाना है। एक ऐसे बनाइए गोल, फिर एक ऐसे बनाइए आप अपनी कॉपी में, और फिर ऐसे करिए जैसे मैंने लाइनें करी। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर क्या है, आप गौर से देखो तो यहां पर इन्फ्लेशन भी है और यहां पर रिसेशन भी है। इसका मतलब इस जगह पर इन्फ्लेशन भी है और रिसेशन भी है, मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी है, राइट नाउ। दोस्तों योगेश मिश्रा ने एक बहुत बढ़िया बात करी, योगेश मिश्रा जी कह रहे हैं मोहब्बत तो हो गई बट डर है ये भी बेवफा ना निकल ले। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इनके जीवन में कुछ बेवफाई वाला काम हुआ है। और दोस्तों कोई बात नहीं, सबका अपना अपना किस्मत है, तो किसी के जीवन में वफा होता है तो किसी में बेवफा होता है, तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इन्फ्लेशन है, यहाँ रिसेशन है और यहाँ दोनों है, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, इसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। यस मनीष गुप्ता, पुराना जख्म होगा दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, राइट। तो क्या मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ गए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है और स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी में, ये आपने बना लिया, इसके बाद पहला पॉइंट लिखिए ऐसे, पहला पॉइंट लिखिए कि स्टैगफ्लेशन क्या है, राइट। तो जसवंत बेचारे इतने तड़प रहे हैं, कह रहे हैं मुझे तो कोई बेवफा भी नहीं मिली, तो बेटा बहुत अच्छा रहा कि तुम्हारा दिल टूटने से बच गया। तो दोस्तों जरा यहां देखिए कि पहला स्टेटमेंट लिखिए क्या, कि पहला स्टेटमेंट लिखिए कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो। इंग्लिश में लिख लो, व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर। यस दोस्तों अगर आपको इश्क और मोहब्बत करनी है
तो अपनी पढ़ाई और अपनी किताबों से कीजिए, क्योंकि आपकी किताबें और आपकी पढ़ाई कभी भी बेवफा नहीं निकलेंगी। तो इश्क और मोहब्बत दोस्तों बस ये समझना है कि किससे करने की आवश्यकता है, फिर ब्याह हो जाए फिर अपनी लुगाई से कर लियो ना। इधर देखो ध्यान से, तो पहला स्टेटमेंट, व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर, जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो, राइट, जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ओ भाई साहब, माधुरी कुमारी कह रही हैं कि सर धीरे बोलिए, पापा भी हैं। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, राइट। तो मोहब्बत तो एक ऐसी चीज है जो सबको होती है, राइट। अब क्या बोलेंगे, पापा को भी हुई होगी। तो दोस्तों दिस इज वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो, when inflation and recession exist together right now, तो this is called stagflation। इकोनॉमी की एक वो अवस्था जहां मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, राइट। चलो अब यहां पर लगा लो और, क्योंकि जब भी मैं एग्जाम में हाँ बस पापा बताते नहीं है दोस्तों, जब भी मैं एग्जाम में ये स्टैगफ्लेशन का क्वेश्चन देखता हूं तो हर बार अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, इसीलिए इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट नाउ। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो इसे देखो, इसी को स्टैगफ्लेशन को हम दूसरे पॉइंट से भी कह सकते हैं, जरा समझने का प्रयास करिएगा प्लीज दोस्तों। इसी को हम कह सकते हैं, नंबर 2 लिखिए, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन एक वह स्थिति है, प्लीज पे अटेंशन दोस्तों। मैंने कहा कि जब इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दोनों एक साथ होते हैं तो बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो मुझे बताओ कि जब इन्फ्लेशन होगा तो जनरल प्राइसेस, जो सामान्य कीमतें हैं, जो जनरल प्राइसेस हैं, जो सामान्य कीमतें हैं, वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। सामान्य कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। जब साथ में मंदी होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी आएगी। हाँ मैंने मंदी को थोड़ा सा कल मुझे डिस्कस भी करना था, पहले मंदी को थोड़ा समझो कि आप मंदी होता क्या है, राइट। पहले मंदी को समझो फिर मैं बताऊंगा। कल मैंने सिर्फ आप लोगों को 2 सिचुएशन बताई थी, एक बताई थी ऊपर इन्फ्लेशन की, एक बताई थी लाइक डिफ्लेशन यहां नीचे की, राइट। लेकिन व्हाट इज मंदी, रिसेशन को समझो। अभी मैं रिसेशन को और थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा, राइट। लेकिन फिलहाल अभी इसको ऐसे समझो, रिसेशन क्या है या रिसेशन कब होता है, मंदी किसे कहते हैं इकोनॉमी में। आपने हजारों बार ये शब्द सुना कि भैया बहुत मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है। एक्चुअली व्हाट इट इज। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मंदी का मतलब होता है कि जब, देखो एवरीवन यहां देखना, जब यहां पर बूम या पीक है तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, कल समझाया था मनी सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब धीरे धीरे लुक एट हियर, धीरे धीरे ये नीचे उतर रहा है, धीरे धीरे जब ये नीचे उतर रहा है तो मुझे बताओ कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में धीरे धीरे कम होगी या नहीं। धीरे धीरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी या नहीं दोस्तों, धीरे धीरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी। और जब धीरे धीरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, जब धीरे धीरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की जेबों में पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी और प्राइसेस कम होने लगेंगे। इसका मतलब है, और दोस्तों जब धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी, उत्पादन कम होगा, तो मुझे बताओ लोगों को काम से धीरे धीरे निकाला जाएगा या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो इकोनॉमी में रोजगार का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, नहीं दिस इज कॉल्ड रिसेशन।
राइट, दिस इज कॉल्ड रिसेशन। तो मुझे लग रहा है रिसेशन का मतलब समझ गए कि जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा इसका मतलब है धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी, और धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी तो मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो जब ग्रेजुअली और स्लोली स्लोली मनी सप्लाई कम होगी तो रोजगार भी कम होने लगेगा। तो दोस्तों इसे बोलेंगे रिसेशन। तो रिसेशन समझ में आ गया कि रिसेशन का मतलब है कि जब रोजगार का स्तर कम हो, मनी सप्लाई कम हो, मांग कम हो, राइट, वो भी धीरे धीरे। चलो अब जरा मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि भैया एक यहां हो गया इन्फ्लेशन, यहां हो गया रिसेशन। मैंने कहा स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति भी है, मंदी भी है। अब जब मुद्रास्फीति है तो मैं कहता हूं सामान्य कीमतें ज्यादा हैं, और मंदी है तो मैं कहता हूं रोजगार कम है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, जब सामान्य कीमतें बढ़ें लेकिन रोजगार स्तर घटे। दोस्तों आज मैं अपनी ही कल की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, अपनी ही कल की बात के अगेंस्ट में बात करूंगा, अपनी ही कल के डिस्कशन के थोड़ा विपरीत जाऊंगा, क्योंकि कल मैंने कहा था कि जब जब इन्फ्लेशन आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। कल बताया था कल बताया था, आज थोड़ा आपको रिवाइज भी करवाया। लेकिन दोस्तों स्टैगफ्लेशन एक वो सिचुएशन है, एक वो सिचुएशन है जहां पर दोस्तों कि लाइक इन लिख लो आप लोग, जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो लेकिन रोजगार स्तर कम हो। हिंदी में लिखेंगे सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो लेकिन रोजगार कम हो। When the general price level increases but employment decreases. When the general price level increases but the employment decreases. Right now. दोस्तों अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, राइट। ईमानदारी बताइए, समझ में आ गया। थर्ड यहां पे फिर लगा लीजिए और या तीसरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखना। यहां मैंने कहा कि जब सामान्य कीमत, मैं यहां कीमत ही लिख रहा हूं, कीमतें बढ़ें एवं रोजगार कम हो। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो यहीं तक मैं आपको ले जाऊंगा जहां तक एग्जामिनर भी हार जाए, वहां से हमारी इकोनॉमी शुरू होती है एक्चुअली। तो दोस्तों देखिए यहीं पर अगर आप थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, रटना नहीं, जब लिखिए, जब दोनों सामान्य कीमत स्तर एवं, देखना यहां पे कीमतें बढ़ रही थी, रोजगार कम हो रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, जब दोनों सामान्य कीमत स्तर एवं, अब मैंने क्या किया, रोजगार को कर दिया उल्टा, मतलब एवं बेरोजगारी बढ़े। जब सामान्य कीमत स्तर एवं बेरोजगारी, जब दोनों सामान्य कीमत स्तर एवं बेरोजगारी बढ़े। इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन बोथ द जनरल प्राइस लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। देखो भैया दूसरा तीसरा तो कुछ है ही नहीं है, दोनों एक ही बात है। कान चाहे यहां से पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात वही है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे करके पकड़ो। तो देखो यहां पे कह रहे हैं कीमतें बढ़ेंगी लेकिन रोजगार कम होगा, यहां कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ठीक है। यहां पे मैंने कह दिया दोनों, प्राइस तो बढ़ ही रहा था, एम्प्लॉयमेंट रोजगार को कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट। तो जहां पे कीमत भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। बोलो दोस्तों जय हो। और जय हो बोलने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। अगर नहीं हुआ तो मत बोलो, है ना। तो दोस्तों सच में सही कहा आपने, ऐसे ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यस ऐसे ही एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, लेकिन अपन को इकोनॉमी सिर्फ मुझे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ानी, मुझे आप लोगों को इकोनॉमी ऐसा रस देना है कि जैसे ये मेरे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं दोस्तों, ही इज माय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सो ही इज माय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही टॉट मी इकोनॉमिक्स व्हेन आई वाज इन द 11th स्टैंडर्ड,
राइट। जब मैं 11वीं कक्षा में था तब इन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, और तब से लेकर ऐसी चिंगारी और ऐसी आग जली मेरे अंदर कि आज दोस्तों मेरे पास जो भी है वो सिर्फ इसी विषय की वजह से है, इसी सब्जेक्ट की वजह से है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, लेकिन मेरे लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स के टीचर 11th क्लास के दोस्तों, जिनका नाम है J.V. राव सर। दोस्तों जुटुगा वेंकटेश्वरा राव, सो ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों जिन्होंने मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। तो दोस्तों जब मैं 11वीं कक्षा से लेकर आज पीएचडी, तो सालों हो गए, इतने साल तक अपने गुरु को गुरु मानता हूं, इसलिए मैं अपने शिष्य, अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से ट्रीट करता हूं अपनी क्लास में। कभी डांटता हूं, कभी मतलब बुरी बातें भी कर देता हूं, कभी गुस्सा भी हो जाता हूं, क्योंकि दोस्तों गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने दोस्तों अपने गुरु की इज्जत कर ली, जिसने अपने गुरु को जीत लिया, उसने इस संसार में जग जीत लिया। आप लोगों को दोस्तों हो सकता है अभी मेरी बातें थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में जीवन में जब आप मेरी उम्र तक आ रहे होंगे तब शायद आपके अंदर इतनी परिपक्वता आएगी कि आप मेरी बातें समझेंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा प्रयास करिए दोस्तों और समझने का कोशिश करिए। जब मैं इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूं तो आपका तो 4 गुना डेडिकेशन होना चाहिए। पेपर मुझे थोड़ा ना देना, पेपर तो आपको देना। मैं मान लो स्टैगफ्लेशन में इतना ही पढ़ा देता तो मेरा क्या कर लेते, तो मैं क्या पता चलता इसके आगे भी कुछ है। देखें दोस्तों, आई कांट चीट विद माई स्टूडेंट्स, आई कांट चीट विद माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दोस्तों इसलिए आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़िए और पढ़िए, आप लोग ईमानदारी से करिए दोस्तों। पूरा कायाकल्प करनी है, किसी दिन बताएंगे आप लोगों को कि पढ़ाई और ईमानदारी से आप क्या क्या जीत सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इसी को, आइए मूड बहुत अच्छा है आज, तो लिखिए और, या इसी को हम चौथे स्टेटमेंट भी लिखेंगे कुछ और, जरा ध्यान समझना। राइट, पहले आप लोग लिखिए चौथा स्टेटमेंट, फिर मैं उसे समझाऊंगा। जब 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 सामान्य कीमत बढ़ने की दर अधिक हो, जब सामान्य कीमत बढ़ने की दर अधिक हो, जब सामान्य कीमत बढ़ने की दर अधिक हो, जब सामान्य कीमत स्तर अधिक हो, सामान्य कीमत स्तर बढ़ने की दर अधिक हो, लेकिन आर्थिक समृद्धि दर कम हो, आर्थिक समृद्धि दर कम हो। when the rate of increasing prices is more, when the rate of increasing prices is more than the rate of then the rate of when the rate of increasing prices is more than the rate of इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो मैंने क्या कहा, समझना। मैंने कहा चौथे स्टेटमेंट में, जब जो जनरल प्राइसेस हैं बहुत तेजी से बढ़े, मैं बड़ा एरो बना रहा हूं, बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि दर है वो उतनी तेज ना बढ़े, छोटा एरो बना दिया मैंने, वो उतनी तेज ना बढ़े। मतलब दोस्तों जरा ध्यान समझना, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इसका मतलब है व्हेन द प्राइस लेवल, दोस्तों कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, बूम है। तो इसका मतलब इन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस इज मोर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमी में मंदी भी है, मंदी भी है। इसलिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक समृद्धि है, वो उतनी तेज नहीं है। इसका मतलब जब कीमत बढ़ने की दर तेज हो लेकिन आर्थिक समृद्धि दर इतनी तेज ना हो, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। एवरीवन, मुझे लग रहा है ये शब्द आप समझ गए। अगर मैं दोस्तों अपने दूसरे स्टाइल में स्टैगफ्लेशन को समझाना चाहूं तो देखो, बिल्कुल अलग तरीके से मैं स्टैगफ्लेशन समझा सकता हूं।
देखना, यहां पर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन, या बात कर लो आप लोग प्राइसेस, जनरल प्राइसेस। यहां पर हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और यहां पे हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, आर्थिक समृद्धि। जरा देखना, जहां पर इन्फ्लेशन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट कम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नीचे आप लोग ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन बढ़े। मैंने कल की क्लास में कहा था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन आज मैं कुछ और कह रहा हूं, ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट घटेगा। कल मैंने कहा था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी, लेकिन स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन तो बढ़ता है लेकिन आर्थिक समृद्धि दर कम होती है। दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। आई होप द पॉइंट इज वेरी ओके, जल्दी से बता दीजिए। तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नाउ दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और बातों को देखने का एक प्रयास करते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टैगफ्लेशन क्या है, और स्टैगफ्लेशन आप समझ गए। नाउ दोस्तों, ये अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग बनाइए आप लोग, और हेडिंग बनाइए दोस्तों। लाइक प्रांजल शुक्ला है, कह रहे हैं कसम से सर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये देखिए मेरे मतलब रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं दोस्तों, गूज बम्स आ जाते हैं। तो बस यही है, टीचिंग इज माय ओनली हॉबी, टीचिंग इज माय ओनली पैशन। एंड मैंने आप लोगों को बताया कि आई नेवर गॉन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन माई लाइफ, राइट। और दोस्तों अभी अभी राइट आई ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बट खान सर के प्यार ने दोस्तों बुलाया, और सिर्फ खान सर के प्यार ने मैं चला आया दोस्तों वहाँ से, सरकारी नौकरी दांव पे रख के। जैसे जब अगर हम बात करें ग्रेड पे की, तो जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जब आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो आपको 5400 का ग्रेड पे मिलता है ना, 5400 का ग्रेड पे मिलता है। आई वॉज वर्किंग ऑन 6600 ग्रेड पे, मतलब दोस्तों आईएएस से भी बहुत ज़्यादा सैलरी पर काम कर रहा था, 6600 ग्रेड पे। लेकिन उससे पहले रिसेंटली अभी आई ज्वाइन, अभी अभी जो मैंने ज्वाइन किया था 2021 में ही, और फिर मैं उसके बाद मतलब 21 के एंड में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ। फिर उसके बाद मैं लाइक कुछ काम किया, कुछ समय, फिर मैं यहाँ चला आया। लेकिन उससे 21 से पहले लाइक पिछले 15 सालों से आई वॉज टीचिंग ओनली इन द कॉम्पिटिटिव सेगमेंट। तो मुझे थोड़ा आनंद भी नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं दी, चलो चलते हैं जरा और अपनी उसी दुनिया में चलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मेरी दुनिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मैं जो पढ़ाता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है आप लोगों को पढ़ाने से। और तो ठीक है, तो ये सब बातें हैं अलग। तो आई बॉर्न टू टीच एंड सर्व माई नेशन, दिस इज माई ओन लाइन्स फॉर मी ओनली, कि मैं पैदा हुआ हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए और अपने देश की सेवा के लिए। दोस्तों अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई किसी को कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा है, उसे भी इकोनॉमी पूरे दिमाग में इंस्टॉल करेंगे, पूरा दिमाग में इंस्टॉल करेंगे। बस कंडीशन एक है कि आप मुझे सहृदय सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं करेंगे, ना कभी ये समझेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, सिर्फ एक काम करेंगे, सुनेंगे। ऐसा साइंटिफिकली आई डिजाइंड माय टीचिंग लर्निंग मेथड्स कि आप मुझे सिर्फ सुनिए, समझ में कब आएगा कैसे आएगा ये भी हम ही डिसाइड करेंगे अपनी क्लास में। इतने दिनों में आप समझ गए होंगे, तो आप लोग सिर्फ सुनिए। क्लियर है? चलो दोस्तों जरा देखो, हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थितियां। तो एक इकोनॉमी में इतनी सारी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां होती हैं। एक होता है स्लो डाउन, जिसको हिंदी में लिखना है वो ऐसे लिख सकता है स्लो डाउन, लेकिन मैं कहूंगा आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लें। कॉन्ट्रैक्शन हिंदी में लिख लो संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन। एक होता है रिसेशन, अभी अभी बताया भी था, मंदी। एक होता है डिप्रेशन, बोले तो अति मंदी, डिप्रेशन अति मंदी। नेक्स्ट मेल्ट डाउन, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इसको,
मेल्ट डाउन, ऐसे ही लिख लीजिए। दोस्तों ये अलग अलग 5 सिचुएशंस हैं इकोनॉमी में, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने रिसेशन आपको पढ़ा रहा था, तो रिसेशन पढ़ाते समय मैंने कहा था कि मैं दूसरे एंगल से, दूसरे तरीके से रिसेशन पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, और वही अब समय है, राइट। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज स्लो डाउन, जरा ध्यान समझिए। व्हाट इज स्लो डाउन, व्हाट इज दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज डिप्रेशन एंड व्हाट इज मेल्टडाउन। दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस इन द इकोनॉमी ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों अलग अलग समय पर इकोनॉमी में ये अलग अलग अवस्थाएं अपन को देखने को मिलती हैं। किसी को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, तो किसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिसेशन, तो किसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तो किसी को हम बोलते हैं मेल्टडाउन, राइट। अब ये है क्या, जरा देखो, जरा देखो, और बहुत ही प्यार से मुझे एक समझने का प्रयास करो, और बहुत ही आनंद के साथ मुझे सीखने की कोशिश करो आप लोग, राइट। तो ये क्या है, ये चीजें जरा समझने का प्रयास करेंगे और ईमानदारी से मुझे सुनेंगे। देखो दोस्तों, व्हाट इज स्लो डाउन, सबसे पहले मैं स्लो डाउन बताता हूं। तो स्लो डाउन क्या होता है, आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया, जल्दी मुझे बताइए, मेरे साथ साथ बनाइए, राइट। तो शिवम कह रहे हैं सर इकोनॉमी के वर्ड नहीं समझ आते हैं, नहीं समझ आते हैं इसलिए तो मैं हूं, आप थोड़ा टाइम दीजिए विषय को, अपने आप समझ में आने लगेंगे। हाँ, करंट टाइम में हम कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन है, यस नोटेड, ओके, सबने बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, व्हाट इज स्लो डाउन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज डिप्रेशन एंड व्हाट इज मेल्ट डाउन। तो अलग से कॉपी में लिखिए अब स्लो डाउन, फ्लो चार्ट बन गया। इस फ्लो चार्ट बनने के बाद अब कॉपी में अलग से लिखिए स्लो डाउन। स्लो डाउन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए, ऐसे कॉपी में लिख लीजिए स्लो डाउन, स्लो डाउन। तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, जरा सुनेंगे मुझे। स्लो डाउन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में, जब अर्थव्यवस्था में, देखो एक वित्तीय वर्ष सबको पता है, वित्तीय वर्ष सबको पता है, वित्तीय वर्ष हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है, बताइए कब से कब तक होता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सब जानते हैं कब से कब तक है, दिस इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, मतलब 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द वित्तीय वर्ष, इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, ये बातें आप समझ गए। तो अगर हम लोग बात करें तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, राइट। अगर आप जरा ध्यान से देखो, अप्रैल टू मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष को हमने क्या किया है, ये भी सीख लो। एक वित्तीय वर्ष को हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, इसके हमने 4 क्वार्टर्स बनाए हैं, 4 क्वार्टर्स, मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। भैया क्वार्टर का मतलब सवेरे सवेरे वो पौआ वाला क्वार्टर में समझने लगना, वो नहीं है ये, राइट। दोस्तों अगर हम बात करें तो व्हाट इज क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब हमने इससे पूरे 12 महीने को इकोनॉमी के लिए 3-3 महीने में बांट रखा है। तो इसका मतलब है इसमें होता होगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो ये 4 क्वार्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, राइट। क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड क्वार्टर 4 जनवरी फरवरी मार्च। दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट क्वार्टर्स इन द इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी के अलग अलग क्वार्टर्स हैं। इकोनॉमी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है भाई साहब। देखो अब स्लो डाउन समझो, व्हाट इज स्लो डाउन। अगर मान लो इकोनॉमी के जितने भी क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर में एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, समझने की कोशिश करना। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो आपने सुना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब, अभी अब कुछ मत समझो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब बस आप इतना समझो कि जब मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ
क्या रहे, जब हमारा जो वृद्धि दर है, जैसे हमारी एज बढ़ती है ऐसी इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे मान लो आपने ऐसा तो सुना ही है कि हमारे देश में मोदी जी चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। मैंने एक लाइन में आपको एक दिन बताया था कि वर्तमान में 12 जून 2023 को निर्मला सीतारमन जी का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमारे देश की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन की बन गई है। ऐसा मैंने आपको समझाया था। लेकिन दोस्तों अब आप थोड़ा दूसरे पॉइंट से समझो। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम समझते ही हैं। देखो क्या करती है हमारी सरकार, हर क्वार्टर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ निकालती है। जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा और अलग से एक चैप्टर है, अलग से यूनिट है, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, ऐसा मैंने कुछ बताया था। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास ऐसा बताया था। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, तो आर्थिक समृद्धि जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में जाएगा। फिलहाल आप इसे समझो कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो समझ गए कि मान लो अगर हमने कल 10 यूनिट, मान लो ऐसे कि हमने कल 10 मार्कर बनाए और फिर परसों बना दिए 12, तो 10 से 12 इतने % की ग्रोथ हो गई। फिर हमने 12 से बना दिए 20, फिर 20 से 30, इसे बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देखो मान लो हमारी इकोनॉमी का ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। ये हमारी इकोनॉमी के 4 क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स हैं, राइट। हो क्या रहा है, इस क्वार्टर में मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ है 6% की। इस क्वार्टर में जनवरी अप्रैल मई जून में जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि रही है वो 6% की रही है, 6% की रही है, राइट। और यहां क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई Q2 में 5.5% की, 5.5%। Q3 में इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई 4% की एंड Q4 में इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई मान लो 3% की। तो आप जरा गौर से देखो और कुछ ट्रेंड देखो यहां पे क्या हो रहा है। ट्रेंड देखो यहां पे क्या हो रहा है। ट्रेंड क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे कम हो रही है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार कम हो रही है लेकिन अभी भी सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं हुई है किसी भी क्वार्टर में। दिस इज कॉल्ड द स्लो डाउन। तो जब भी आप लोग अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, एक नहीं हजारों बार ये शब्द आप लोगों के सामने आएंगे और क्या लिखा होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन में है भारत। दोस्तों अब आप लोग जब भी ये स्लो डाउन वर्ड पढ़ेंगे, तो जब भी आप स्लो डाउन देखेंगे तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा अच्छा जी कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार कम हो लेकिन सकारात्मक रहे। तो दोस्तों अपने स्लो डाउन के नीचे ये बना लो और इसके नीचे कुछ हम लिखेंगे, तो ये जल्दी से बना लो। Q1 में इतना, Q2 में इतना, Q3 में इतना और Q4 में इतना, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं स्लो डाउन। अब इसके नीचे लिखो Q1, ये तो लिख ही लिया, या आप थोड़ी देर रहेगा तब भी लिख लेना। इसके नीचे लिखो जब आर्थिक समृद्धि दर कम हो लेकिन सकारात्मक रहे। जब आर्थिक समृद्धि दर कम हो लेकिन सकारात्मक रहे। When the economic growth rate decreases but remains positive, बस इतना लिखना है। जब आर्थिक समृद्धि दर कम हो लेकिन सकारात्मक रहे। When economic growth rate decreases but remains positive, this is called दोस्तों स्लो डाउन। इसे हम लोग बोलते हैं स्लो डाउन, राइट। सर क्वार्टर के सामने मंथ भी लिख दीजिए, है पूर्ति, तुम्हारी पूर्ति हमें लग रहा कभी नहीं हो पाएगी, है पूर्ति जी कह रही है इसके सामने मंथ भी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, अप्रैल से शुरू कर रहे, मार्च तक जा रहे, Q1 अप्रैल मई जून चाह रही है लिख दें, Q2 लाओ जी। अगर पता पड़े ये ऑफलाइन क्लास में होती तो ये कहती गुरुजी हमसे नहीं लिखा जा रहा, हमारी कॉपी तुम ही रख लो अपने पोडियम पे और तुम ही लिख दो और तुम ही पढ़ा दो। देख रहे कैसे कैसे बच्चे हैं। धन्य हैं भाई हम और धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके माँ बाप, राइट। तो दोस्तों अब देख रहे भैया यार, मतलब नमूने और नमूनिया कहीं और नहीं हिंदुस्तान में ही पैदा होते हैं, राइट। पूर्ति हमें लग रहा अब तुम्हारी आपूर्ति हो चुकी है। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, ये हो गया स्लो डाउन।
नेक्स्ट टर्म हमारा था कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। तो नेक्स्ट टर्म अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? संकुचन क्या होता है? संकुचन किसे कहते हैं? जरा ध्यान सुनिएगा। राइट, व्हाट इज संकुचन? संकुचन का मतलब है दोस्तों, जरा ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज संकुचन? कॉन्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, राइट, तो कॉन्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं, देखो क्वार्टर 1 है, ये बना लीजिए मेरे साथ साथ, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, फिर मत कहना नहीं बना मैं हटा दूंगा, ये क्वार्टर 4 है। अब क्या रहा? रहा कुछ यूं कि मान लो इस क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ 5% थी, लेकिन क्वार्टर 2 में इकोनॉमिक ग्रोथ -2% हो गई। यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मान लो 3% की है, 3% की है, और मान लो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ 4% की है, कुछ भी हो। लेकिन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? इकोनॉमी का ये एक शब्द है, कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपसे कहा था कि मैं इतने शब्द पढ़ाऊंगा आपकी इकोनॉमी की भाषा बदल जाएगी। दोस्तों व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? तो आपने ये बना लिया। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब किसी एक क्वार्टर में नकारात्मक ग्रोथ रेट, समृद्धि दर हो, जब किसी एक क्वार्टर में नकारात्मक या समृद्धि दर हो एक वित्तीय वर्ष में, इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इतना इजी शब्द है इकोनॉमी का। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? इंग्लिश में लिख लीजिए, व्हेन देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन एनी वन ऑफ द क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर। व्हेन देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, व्हेन देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट in any one of the quarter in financial year। जब किसी एक वित्तीय वर्ष में, या बाद में वित्तीय वर्ष लिख लेना, किसी भी एक क्वार्टर में, हिंदी में भी किसको क्वार्टर कहते हैं, एक क्वार्टर में नकारात्मक वृद्धि दर हो एक वित्तीय वर्ष में। चलो दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और तमाम सारी बातें करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट शब्द है हमारा यहां रिसेशन, मंदी। सो व्हाट इज रिसेशन? तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, रिसेशन, मंदी। व्हाट इज रिसेशन? मंदी। दोस्तों एक शब्द आया कोविड के दौरान, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन। जब हमारा भारत कोविड की पहली लहर के चपेट में था, जब हमारा भारत कोविड के पहली लहर की चपेट में था, जब हम लोग पहला लॉकडाउन हमारे देश में पड़ा, जब हमारे देश में पहला लॉकडाउन पड़ा, तो आप लोग याद करिए 2020 की बात है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा का पूरा सन्नाटा था भारत में। इसका मतलब अगर हम लोग उस समय की बात याद करें, तब दोस्तों मैडम निर्मला सीतारमन जी एक 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज लेकर आई थी। अगर आप लोग उस समय बड़े थे तो आप लोगों को याद होगा। सोच रहा हूं क्या गुरुजी मजाक कर रहे हैं, हम तो सब बड़े ही थे। तो यस, बड़े थे मतलब अलर्ट भी थे। तो आप याद करिए, ये सबको तो याद होगा कि दिए जलाए, थालियां बजाई, सबको याद है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा काम किया मैडम निर्मला सीतारमन जी ने। उन्होंने भारत को फिस्कल स्टिमुलस दिया। बाद में बताएंगे फिस्कल स्टिमुलस, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय राहत पैकेज। दोस्तों राहत पैकेज दिया 20 लाख करोड़ रुपए का, जिसे हमने हेलीकॉप्टर मनी का भी नाम दिया। बाद में बात करेंगे इन सब चीजों की, हेलीकॉप्टर मनी, फिस्कल स्टिमुलस, राजकोषीय राहत पैकेज। फिलहाल आपको इतना याद करो कि दोस्तों आप लोगों ने थालियां बजाई, ये सब याद करा। लेकिन दोस्तों कुछ इकोनॉमी में भी हुआ कि हमारे देश में मैडम निर्मला सीतारमन जी और उस समय यूनियन के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे दोस्तों लाइक अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी और ये दोनों लोग 4-5 दिन लगातार शाम को लाइव आते थे और देश में 20 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि देश ठप्प पड़ा था, पैसा देना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों उसी दौरान हमने कुछ और इकोनॉमी में देखा कि जरा देखना, ये दोस्तों ये है क्वार्टर 1,
ये है क्वार्टर 2, ये हमारी इकोनॉमी का क्वार्टर 3 और ये इकोनॉमी का क्वार्टर 4। अगर क्या हो कि मान लो यहां पर हमारे देश में -2% ग्रोथ रेट रही या -1.5% ग्रोथ रेट रही या यहाँ मान लो 2% हो गई। अब वो तो एलजेब्रा में तुमने पढ़ा ही होगा कि जब कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव होता है, और यहां मान लो 2.5% हो गई। दोस्तों आप जरा ऑब्जर्व करो कि ऑब्जर्व करो आप एक बात, और ऑब्जर्व ये करो कि लगातार जब 2 क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नकारात्मक रहे तो इसे हम बोलते हैं रिसेशन। इसी शब्द को निर्मला सीतारमण जी ने जब एड्रेस किया और बताया, इसे नाम दिया टेक्निकल रिसेशन। तो एक शब्द होता है तकनीतिगत मंदी, तकनीतिगत मंदी, टेक्निकल रिसेशन। दोस्तों या आप इसे रिसेशन ही बोल लीजिए सिंपल भाषा में। सो व्हाट इज रिसेशन, इसके नीचे लिख लो, जब एक साथ 2 क्वार्टर्स में नकारात्मक ग्रोथ रेट रहे, नकारात्मक ग्रोथ रेट रहे, व्हेन देयर इज नेगेटिव ग्रोथ रेट इन 2 consecutive क्वार्टर्स ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। जब किसी एक वित्तीय वर्ष में 2 क्वार्टर्स में लगातार नकारात्मक ग्रोथ रेट रहे, नकारात्मक समृद्धि दर हो, नकारात्मक समृद्धि दर हो, राइट, व्हेन देयर इज नेगेटिव ग्रोथ रेट इन 2 of the quarters consecutively, in 2 consecutive quarters during 1 financial year। Now मुझे लग रहा है आप लोग थम्स अप करके बताएं क्या कॉन्सेप्ट समझ गए कि रिसेशन क्या है। दोस्तों वही मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा और किसी और डायमेंशन से समझाऊंगा जब मैं यहाँ रिसेशन आपको समझा रहा था। तो रिसेशन का मतलब है जब एक क्वार्टर में नेगेटिव, दूसरे में भी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव रहे, या मान लो पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हो गई, या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जब 2 क्वार्टर्स में लगातार नकारात्मक ग्रोथ रेट रहे तो इसे हम लोग बोलते हैं रिसेशन। और इसी को एक नया शब्द भी दिया गया इकोनॉमी में, दैट इज टेक्निकल रिसेशन। दोस्तों समझ गए आप लोग, तो ये होता है हमारा टेक्निकल रिसेशन। अब देखो भैया एक और शब्द है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, आइए दोस्तों डिप्रेशन। तो व्हाट इज डिप्रेशन, जरा ध्यान से समझेंगे कि हम डिप्रेशन किसे कहते हैं। दोस्तों फिर से यहां से बना लीजिए आप लोग, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो व्हाट इज डिप्रेशन, जरा ध्यान समझिएगा। तो हम लोग डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो डिप्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है डिप्रेशन, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज डिप्रेशन, देखो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं अपनी क्लास में और ज्यादा लोड नहीं देता। हिंदी में भी इसको डिप्रेशन कह सकते हैं या अत्यधिक मंदी कह सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी में जरा ध्यान से देखना, अभी अभी मैंने एक ट्रेड साइकिल बनाया था, ये इकोनॉमी, इसमें सॉरी, इसमें क्वार्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्वार्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वार्टर्स बना लिए हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर बना लिए तो इसमें क्वार्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। डिप्रेशन को सिंपल आप ऐसे समझ लो, क्वार्टर्स के बिना। देखो यहाँ पे हमने कहा था इन्फ्लेशन है, यहाँ हमने कहा था रिसेशन है, और यहाँ हमने कहा था डिप्रेशन है। याद करो, यहाँ पे हमने कहा ये डिप्रेशन है। दोस्तों व्हाट इज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मतलब है कि हम कहते हैं कि जब मंदी अत्यधिक हो जाए, अर्थात जब मंदी और अपस्फीति एक साथ हो। देखो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर इकोनॉमी में मंदी है, राइट, यहां पर इकोनॉमी में क्या है, मंदी है, एवं अगर आप यहां देखें तो मैंने पढ़ाया था डिफ्लेशन है, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन, अपस्फीति या अविस्फीति। दोस्तों जब मंदी एवं अविस्फीति, जब मंदी एवं अविस्फीति एक साथ हो, बस यही लिख लीजिए, जब मंदी एवं अपस्फीति एक साथ हो, बस। व्हेन द रिसेशन एंड डिफ्लेशन एग्जिस्ट टुगेदर, जब मंदी एवं व्हेन रिसेशन एंड डिफ्लेशन एग्जिस्ट टुगेदर, और हम लोग कह सकते हैं या
द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। मतलब जब रिसेशन, मैं रिसेशन को मैं बोलता हूं, डिप्रेशन को मैं बोलता हूं रिसेशन के पापा। मतलब जब रिसेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जब अत्यधिक मंदी हो, उसी को बोलते हैं हम क्या, अति मंदी। तो लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं इसे इसे, या लिख सकते हैं एवं जब मंदी अत्यधिक हो, बस, व्हेन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन। दोस्तों आई होप ये भी शब्द आपको समझ में आ गया कि भैया हम लाइक डिप्रेशन किसे कहते हैं, है ना सर। अगर ऑल्टरनेट क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहे तो रिसेशन कहलाएगा? नहीं लोकेश दिवाकर, नहीं कहलाएगा। और मेल्ट डाउन, कल किसी ने मुझसे एक शब्द पूछा भी था और मैंने कल एक लाइन में बताया भी था। और दोस्तों आप जो भी पूछेंगे, जो भी मैं बताऊंगा, वो शब्द हमारे कहीं ना कहीं आएंगे। बस मेल्ट डाउन में कुछ नहीं लिखना है। मेल्ट डाउन हम वर्ड जब यूज करते हैं जब हमारे भारत का जो शेयर बाजार है, हमारे भारत का जो शेयर मार्केट है, वो अचानक से क्रैश हो जाए। तो लिख लो व्हेन द शेयर मार्केट क्रैशेस सडनली, व्हेन द शेयर मार्केट क्रैशेस सडनली, व्हेन द शेयर मार्केट क्रैशेस सडनली, राइट, व्हेन द शेयर मार्केट क्रैशेस सडनली, जब शेयर बाजार अचानक से गिर जाए, जब शेयर बाजार अचानक से गिर जाए, उसे बोलते हैं रिसेशन, उसे बोलते हैं सॉरी मेल्ट डाउन। तो हमारे ये इकोनॉमी के अलग अलग शब्द हो गए दोस्तों, जिसे हमने समझा एक एक करके। व्हेन द शेयर मार्केट, इसे हमने क्या कहा, व्हेन द शेयर मार्केट फॉल्स और क्रैशेस सडनली, जब शेयर बाजार अचानक से क्रैश हो जाए। व्हेन द शेयर बाजार, व्हेन द शेयर मार्केट क्रैशेस सडनली, जब शेयर बाजार अचानक से क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। चलो तो दोस्तों ये सब बातें हमने देख ली, ये सारे शब्द हमें समझ में आ गए, लिख भी लिए। अब हम चलते हैं इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ डिस्कशन। जरा ध्यान से इस आधा घंटे के डिस्कशन को सुनिएगा और अब आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अब आप बहुत और आनंद आने वाला है। और हम डिटेल में आप पढ़ेंगे कि दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, जरा ध्यान से सारे लोग सुनना, पूरा का पूरा आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं। अभी तक हमने पढ़ा इन्फ्लेशन क्या होता है, जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ें। इन्फ्लेशन कब होता है, जब देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, लोगों की डिमांड ज्यादा हो, तो प्राइसेस ज्यादा होंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई सरकार का है। आरबीआई के पास मौद्रिक नीति, सरकार के पास राजकोषीय नीति। सरकार इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए मनी सप्लाई को कम करती है। मनी सप्लाई को जब कम करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो इसी को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, इसी को हम बोलते हैं विमुद्रास्फीति। फिर दोस्तों आगे चले, हमने कहा डिफ्लेशन क्या है, जब लगातार सामान्य कीमत स्तर कम हो। और ऐसा कब होगा दोस्तों, जब मनी सप्लाई देश में कम होगी और इसे कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई आरबीआई और सरकार बढ़ाएगा, जैसे हमने बोला रिफ्लेशन, पुनःस्फीति, या आप लोगों को आता है। तमाम सारी बातें हुई, फिर हमने आगे चले तो हमने आगे चलकर देखा कि इन्फ्लेशन अच्छा है या इन्फ्लेशन बुरा है। तो हमें पता चला कि इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वहीं हम आप पहुंच रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई में ही हम पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले, फिर हमने देखा कि जेएम कीन्स साहब ने क्या क्या कहा, बिजनेस साइकिल में क्या क्या है, स्टैगफ्लेशन में क्या क्या है, बूम और पीक क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, रिकवरी क्या है, अलग अलग शब्द देखे हमने, आज पढ़ा हमने दोस्तों एक एक करके, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन, इतने सारे शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम दोस्तों अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं डिस्कशन के और बात करते हैं द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है मुद्रास्फीति के प्रकार। तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो अब मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, तो आप लोग ऐसे करके आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, मुद्रास्फीति के प्रकार। दोस्तों हम इस टॉपिक को दो तरीके से पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के प्रकार को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, समझना। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स, लेकिन इन्फ्लेशन के जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य मूल्य या लिख लो कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर। देखना समझना इस पॉइंट को, जब इकोनॉमी में प्राइस में चेंज हो, प्राइस में चेंज हो,
तो इसके आधार पर इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं। जब प्राइस में चेंज हो, इसके आधार पर इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे, मतलब इसे रटो नहीं, समझो, फिर से पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, जब हमारा सामान्य कीमत स्तर, मतलब मैंने आप लोगों को बताया अगर यहाँ पे मनी सप्लाई दिखाते हैं, यहाँ पे हम प्राइसेस दिखाते हैं, तो मैंने कहा 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो अलग अलग इन्फ्लेशन का लेवल होगा। तो जब हमारे देश में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट प्राइस बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार बताए हैं। हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा तो आप यहां पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, ये ना। आज दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम लोग यहां पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर प्रकार। राइट, मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। मतलब आप याद करिए दोस्तों, परसों की क्लास हमने इन्फ्लेशन होने का सिर्फ एक ही तो कारण बताया। मैंने आपको सिर्फ एक ही रीजन बताया कि इन्फ्लेशन होगा जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो, मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो। राइट, लेकिन दोस्तों अपन लोग इसके अलावा राइट, इसके अलावा अपन इन्फ्लेशन के होने के कारणों को और डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तो हमने सिर्फ देखा कि भैया मनी सप्लाई ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही नहीं, अब आपको इतने सारे डायमेंशंस बताऊंगा कि आप जीवन भर बहुत बढ़िया से इकोनॉमी को एंजॉय करेंगे। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन हो, तो दोनों फ्लो चार्ट ऐसे बना लिया होगा आप लोगों ने, मैं हटाने वाला हूं स्लाइड। दोस्तों जब सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन हो, इसके आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि जब कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द टू टाइप्स के हम इन्फ्लेशन पढ़ने वाले हैं, टू टाइप्स के इन्फ्लेशन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बना लिया होगा आप लोगों ने। सर कल मैं आपसे भावुक होकर आपका स्टेटस अपने सभी सोशल मीडिया ऐप पर डाला था, अर्थशास्त्र की खोपड़ी में छेद करने वाले डॉक्टर भरत सर, आई लव यू सर। तो पुष्पा शुक्ला, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, खुश रहिए आप लोग, गॉड ब्लेस यू। राइट, तो दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि सामान्य कीमत स्तर में जब परिवर्तन हो तो कौन कौन सा इन्फ्लेशन है, और दोस्तों इन्फ्लेशन के कारणों के आधार पर कौन कौन से इन्फ्लेशन है, तो कौन कौन से हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेट्स हैव अ टॉक। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अब हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हेडिंग ये बना लीजिए, ये लिख लीजिए, इन्फ्लेशन के टाइप्स हो गए, यहां पे लिखिए नंबर 1 ऐसे करके। नंबर 1, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर, और फिर वही मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। Types of inflation on the basis of change in general price level. Types of inflation on the basis of change in general price level. सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रकार। राइट नाउ दोस्तों अब ये कौन कौन से हैं, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, इसमें 1 लिख लिया, यहां पे ए, यहां पे लिखिए ए। सबसे पहला होता है एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि मेरे दिमाग में था, मैं बताना भूल गया दोस्तों। क्या है कि जो मैं आप लोगों को स्टैगफ्लेशन अभी तुरंत दिमाग में क्लिक किया, ऐसा कभी कभी होता है। स्टैगफ्लेशन, रिसेशन जो शब्द है, जहां आपने रिसेशन लिखा है,
तो यहीं पे आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, अगर जगह हो, नहीं हो तो आप वहां कहीं लिख लीजिएगा जहां भी जगह हो कॉपी में। इसका जो टर्म है, स्टैगफ्लेशन जो शब्द है वो इयान इयान मैक्लियोड ने दिया था। इयान मैक्लियोड ने दिया था। ये शब्द इयान मैक्लियोड ने दिया था 1965। दोस्तों, जो 1965 के दौरान यूनाइटेड किंगडम यूके में आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई, तो ओहो, रुको 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 रुको, क्या बोल दिया मैंने? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, सॉरी। भावनाओं में बहने का अधिकार हमें भी है, जवान अभी हम भी हैं, राइट। स्टैगफ्लेशन शब्द जहां पे था, यहां पर जवान अभी हम भी हैं, कभी कभी भावनाओं में हम भी बह जाते हैं। दोस्तों, यह शब्द 1965 में इयान, हिंदी में इयान मैक्लियोड, इयान मैक्लियोड, दोस्तों ये शब्द इयान मैक्लियोड ने दिया था ड्यूरिंग 1965, राइट। तो दोस्तों, इयान मैक्लियोड की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में वहां के फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह संभाल रहे थे। आप अगर यूके के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। तो जब हम यूके के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया यूके में क्या है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ पीपल है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपल, राइट। तो दोस्तों, इयान मैक्लियोड हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे और उन्होंने कहा 1965 में हमारे देश में स्टैगफ्लेशन चल रहा है। दोस्तों, उसे हमने बोला स्टैगफ्लेशन। बाकी ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है, स्टैगफ्लेशन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये स्टैगफ्लेशन, भाई इतना शब्द था, इयान मैक्लियोड ने दिया था, दैट्स इट, राइट ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो पहला शब्द होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ए क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती मुद्रास्फीति, ये क्या होता है? तो लिख लीजिए, जब सामान्य कीमत स्तर, जब सामान्य कीमत स्तर, राइट, जब सामान्य कीमत स्तर, राइट, जब सामान्य कीमत स्तर 3% तक बढ़े, 3% तक बढ़े, when the general price level, when the general price level increases up to 3%, increases up to 3%, right, when the general price level increases up to 3%, जब सामान्य कीमत स्तर 3% तक बढ़े, दैट्स इट। दोस्तों, अब समझो इसे कि मान लो ये मार्कर 100 रुपए का आता है, लेकिन हुआ कुछ यूं, क्या हुआ? हुआ कुछ यूं कि एक साल में, हाँ यहां पे आपने लिखा 3% तक बढ़े और लिख सकते हैं प्रति वर्ष, राइट, अप टू 3% पर एनम, 3% पर एनम, मतलब एक वर्ष में। दोस्तों, इस साल ये मार्कर 100 रुपए का है, अगले साल ये मार्कर 102 का हो गया या 103 का हो गया, मतलब 3% तक जब प्राइस बढ़ता है तो इकोनॉमी में हम इसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में हम इसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। सो दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। सो व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन? आई होप आप समझ गए होंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो जब दोस्तों मेरे सामने जो कैमरा है, मान लो ये 1 लाख का है, अगर ये कैमरे का प्राइस 1 लाख 2,000 हो गया, 1,03,000 हो गया, अगर इसका प्राइस सिर्फ 3% तक एक साल में प्रति वर्ष बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है ना। नंबर 2 बी लिख सकते हैं यहां पे। अभी हम रेंग रहे थे, अब हम करेंगे वॉकिंग।
तो नेक्स्ट इन्फ्लेशन होता है वॉकिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं मॉडरेट, मॉडरेट, राइट। हिंदी में लिख सकते हैं चलती या मध्यम, चलती या मध्यम मुद्रास्फीति, चलती या मध्यम मुद्रास्फीति, मध्यम मुद्रास्फीति, चलती या मध्यम मुद्रास्फीति। ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइट, ये क्या होता है ना। तो लक्ष्मी यादव कह रही है डेली कैमरे का प्राइस बताते हैं, तो कभी 1 लाख बताते हैं, कभी 1.5 लाख बताते हैं, कभी 2 लाख बताते हैं। गधी हो क्या, तो कैमरे का प्राइस नहीं बताते हैं, प्राइस इसलिए बताते हैं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नाउ तो दोस्तों देखिए, वॉकिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन, शिक्षक के साथ हवाबाजी करने का नहीं, तो इधर पहले समझाया भी था, राइट। नाउ दोस्तों व्हाट इज लाइक व्हाट इज द वॉकिंग एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। अगर तुम अपने शिक्षक की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो दोस्तों परमात्मा तुम्हारी जीवन भर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमेशा याद रखना, राइट। भाई कैमरे का प्राइस बता के तुम्हें क्या कर लेंगे, और तुम क्या कर लोगे जानकर, गधे हो क्या, है ना। तो दोस्तों जरा देखिए, तो एक होता है वॉकिंग और एक मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज वॉकिंग एंड व्हाट इज मॉडरेट इन्फ्लेशन, जरा ध्यान समझना दोस्तों। क्या होता है ये वॉकिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन, भैया गधेपन की कोई हद थोड़ी ना होती है ना, और गधे गधियां कहीं दूसरे दुनिया से थोड़ी ना आते, इसी दुनिया में मिलते हैं, है ना। लक्ष्मी जी जय हो। नाउ यहां देखो दोस्तों, व्हाट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इन इंग्लिश में कहते हैं लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, राइट। व्हाट इट इज, ये कहता है कि भैया देखो, ये कहता है, जरा ध्यान समझना, ये कहता है कि जब सामान्य कीमत स्तर 4% से 5% पर एनम बढ़ती है, जब सामान्य कीमत स्तर प्रति वर्ष 4% से 5% तक हो, when the general price level increases 4% to 5%, जब सामान्य कीमत स्तर 4% से 5% तक बढ़े, when the general price level increases 4% to 5%, that's it. Now दोस्तों मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं, मैं ये सोच के चल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द लाइक मॉडरेट इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं वॉकिंग चलती हुई मुद्रास्फीति, इसी को बोलते हैं मध्यम मुद्रास्फीति, इसी को बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। दोस्तों ये हो गया इन्फ्लेशन का दूसरा तरीका। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं वर्ल्ड वाइड, कहते हैं कि भैया अगर मान लो जो कीमतें हैं वो 3% तक बढ़ी, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, तो उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति 4% से 5% तक बढ़ी, तो इसे हम लोग कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, लाइक चलती हुई मुद्रास्फीति। जरा ध्यान समझना, पहले हम लोग रेंग रहे थे, हाँ ये सब पर ईयर है, पर एनम, प्रियंका भारती पर एनम, प्रति वर्ष, सब प्रति वर्ष है, सब प्रति वर्ष ही चलेगा। दोस्तों पहले हम लोग रेंग रहे थे, समझना, अब हम लोग वॉक करने लगे। नाउ अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन, हम दौड़ेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। तो व्हाट इज रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जरा ध्यान समझना। पहले हम लोग रेंग रहे थे, फिर चलने लगे, अब दौड़ने लगे। ये कहता है कि जब हाँ राइट, तो जब, ध्यान समझना जरा दोस्तों, जब सामान्य कीमत स्तर 9% प्रति वर्ष तक बढ़े, लिख लीजिए, जब सामान्य कीमत स्तर 9% प्रति वर्ष तक बढ़े, तो जब when the general price level increases up to 9% per annum, when the general price level increases up to 9% per annum, when the general price level increases up to 9% per annum, जब सामान्य कीमत स्तर 9%
तक बढ़ती है तो इसको बोलते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। दैट्स इट, वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। राइट नाउ तो दोस्तों ये हो गया हमारा, देखो समझो कि एक होता है क्रीपिंग, 3% तक बढ़े। अब ये मुझे बताना नहीं है, मैंने आपको अभी इतने इतने सारे जो ग्राफ्स बनाए, इतनी सारी चीजें बताई, ये देखिए यहां से यहां तक कहा, फिर ऐसे आज जेएम कीन्स की बात करी, यहाँ पे प्राइसेस दिखाए आपको कि अगर हमारा प्राइस 2-3% तक बढ़ रहा है तो क्रीपिंग, अगर 4-5% बढ़ रहा है वॉकिंग, 9% तक बढ़ रहा है रनिंग। दैट्स वेरी सिंपल, 9% तक बढ़ रहा है रनिंग। दोस्तों अगर आगे चलते हैं तो एक और सिचुएशन है दोस्तों, एंड दिस इज कॉल्ड, पहले हम लोग रेंग रहे थे, चल रहे थे, दौड़ रहे हैं, अब एक होता है गैलोपिंग मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हिंदी में भी आप ऐसी लिखेंगे गैलोपिंग, हिंदी में भी ऐसी लिखेंगे गैलोपिंग मुद्रास्फीति, या हिंदी में से एक नाम से और जानते हैं, दिस इज कॉल्ड द्रुत मुद्रास्फीति। गैलोपिंग मुद्रास्फीति या द्रुत मुद्रास्फीति, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो व्हाट इज द्रुत मुद्रास्फीति, व्हाट इज द्रुत मुद्रास्फीति, प्लीज पे अटेंशन। ये कहता है कि जब सामान्य कीमत स्तर पूरे देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं हैं, देखो मैंने बोला सामान्य कीमत स्तर, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए इस चैप्टर की पहली लाइन कि पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, जब सामान्य कीमत स्तर जो है वो लगातार 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 बढ़े, लेकिन दोस्तों कैसे बढ़े, इन डबल और ट्रिपल डिजिट्स, डबल और ट्रिपल डिजिट्स। जब सामान्य कीमत स्तर 2 या 3 अंकों में बढ़ता है, बस जब सामान्य कीमत स्तर 2 या 3 अंकों में बढ़ता है, when the general price level increases in double और ट्रिपल डिजिट्स। डबल और ट्रिपल डिजिट्स मेरे साथ साथ लिखना है मुझे सुनकर, डबल और ट्रिपल डिजिट्स मतलब जब सामान्य कीमत स्तर 2 या 3 अंकों में बढ़ता है, when the general price level increases in double और ट्रिपल डिजिट्स। that means what दोस्तों, डबल डिजिट्स 10%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99%। भाई ट्रिपल डिजिट 100%, 110%, 125%, 999%। दिस इज कॉल्ड द गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब दोस्तों पूरे देश में, पूरे विश्व, पूरे देश में जो सामान्य कीमत स्तर है वो लगातार 2 और 3 अंकों में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द्रुत मुद्रास्फीति, दिस इज कॉल्ड गैलोपिंग इन्फ्लेशन। राइट नाउ नेक्स्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग अति मुद्रास्फीति, और मैं चाहूंगा हिंदी माध्यम के मेरे भाई बहन हाइपर इन्फ्लेशन शब्द भी लिखें। सो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सामान्य कीमत स्तर, लिखना है, जब सामान्य कीमत स्तर, जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ती है, जब सामान्य कीमत स्तर 1000% प्रति वर्ष से भी अधिक दर से बढ़े, 1000% प्रति वर्ष की से अधिक दर से बढ़े, when the general price level increases more than, यहां पे more than 1000% पर annum। दोस्तों जब सामान्य कीमत स्तर 1000% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो इसे कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड अति मुद्रास्फीति। राइट, अति मुद्रास्फीति। क्या ये बात समझ में आई? जरा सिर्फ चुपचाप सुनते जाइए। राइट दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन। सो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? तो हाइपर इन्फ्लेशन कहता है जब सामान्य कीमत स्तर, जब सामान्य कीमत स्तर 1000 प्रति वर्ष की दर से बढ़ते हैं। इसका मतलब आप यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसी में एक पॉइंट ये हो गया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाइपर इन्फ्लेशन में जब कीमतें
रातों रात बढ़ती हैं। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ओवरनाइट, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ओवरनाइट, जब सामान्य कीमत स्तर रातों रात बढ़ती हैं। दोस्तों रातों रात बढ़ती हैं, इसका मतलब क्या, जरा ध्यान सुनना। आज हम गए बाजार में दूध लेने, मिला 1 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 1000% से भी ज्यादा कीमतें बढ़े, 1.5 लाख 2-2 लाख% बढ़ जाएं, हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। आज हम दूध का पैकेट लेने गए, 1 लाख रुपए का मिला, और दोस्तों अगले दिन गए 4 लाख रुपए का दूध का पैकेट। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। अब मुझे ये बात बताएं दोस्तों जल्दी से कमेंट करके कि हाइपर इन्फ्लेशन के समय क्या लोगों का देश की मुद्रा पर विश्वास होगा? क्या हाइपर इन्फ्लेशन में लोगों का उस देश की मुद्रा पर विश्वास होगा? मतलब क्या भाई साहब? दोस्तों जो चीज 1000 रुपए की मिलती थी वो 4 लाख रुपए की मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो आप सड़क पे घूम रहे होंगे, 500 के नोट दिखेंगे, उठाने की बजाय 2 लातें मार के निकल जाओ। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट? तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे लिख सकते हैं, एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि जब लोगों का देश की मुद्रा पर विश्वास खत्म होने लगे। when the people loses faith on the currency, when the people starts losing faith on the currency, जब लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठने लगे, जब लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठने लगे, मतलब जरा ध्यान से देखिए, नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल 1946 हंगरी। 1946 हंगरी, दोस्तों 1946 में ये हंगरी में मुद्रास्फीति आई। और तो और लिख सकते हैं 2004 से 2009 जिम्बाब्वे, दोस्तों 2018 अभी रिसेंटली वेनेजुला, और भी कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों, वियतनाम वगैरह भी इसी श्रेणी में भी आ रही हैं। तो ऐसे हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, राइट? नाउ नहीं नेहा पांडे, इसे सुलभ मुद्रा नहीं कहते हैं, सुलभ मुद्रा कुछ और होता है, सॉफ्ट मनी, वो मैं बाद में बताऊंगा। मनी के टॉपिक में हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दिस इज द टॉपिक ऑफ मनी, राइट? दोस्तों 1946 में हंगरी, 2004 से 2009 जिम्बाब्वे, 2018 में वेनेजुला, ये इन्फ्लेशन अपनी दस्तक दे चुका है। दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है दोस्तों, जब देश में ऐसी हालात आ जाएं कि जो चीज 1000 की मिल रही है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए की मिलने लगे। सरल भाषा में कि जब आपको बाजार में, अगर मान लो आपको लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है, एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए आप 2 झोले भरकर पैसे ले जाएं, और दोस्तों 2 झोले भरकर पैसे ले जाएं और सिर्फ वहां से शहंशाहों की तरह एक ब्रेड का पैकेट लेकर आएं, दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ईमानदारी से बताइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है नहीं? दोस्तों ये रहे सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, मतलब द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल। अगर 3% तक बढ़े तो क्रीपिंग, 4 से 5% वॉकिंग, 9% तक रनिंग, 2 और 3 डिजिट में गैलोपिंग, 1000% से ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन। दोस्तों ये हुआ अलग अलग कीमतों के बढ़ने के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे बच्चे मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर आप लोग मेरी बातें नहीं समझ पाए तो भैया बहुत मुश्किल है तुम लोगों को समझ पाना, राइट? इसलिए बढ़िया तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिए, है ना? ईमानदारी से बताइए समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों अब जरा ध्यान समझिएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हमारे भारत में हुआ क्या, हमारे भारत में हुआ क्या। तो आज का दोस्तों लास्ट डिस्कशन करूंगा बस। तो अब नेक्स्ट कॉपी में अपना एक शब्द लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क।
इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, हिंदी में मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी अ लॉट। एंड दोस्तों, आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स, आप लोगों का इतना प्यार ही है जो मुझे इस तरह से पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है, राइट। तो मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, राइट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, राइट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, बस लास्ट डिस्कशन ध्यान से सुनना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है क्या वो समझ लो। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि हमारे देश में, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चित्त मन से सुनिएगा दोस्तों। हमारे देश में, इसी के अंदर लिखना है अपन को, हमारे देश में हुआ क्या कि सरकार आरबीआई से सलाह लेकर, सरकार आरबीआई से सलाह लेकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इंग्लिश में लिख सकते हैं गवर्नमेंट फिक्सेस द इन्फ्लेशन टारगेट with the consultation of RBI, with the consultation of RBI, government fixes the inflation target with the consultation of RBI। सरकार आरबीआई से सलाह लेकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारण करती है। दोस्तों समझिए, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। रटो कुछ नहीं, दिमाग में चीजें ठूसो बस। देखो भैया, पहली बात, कल मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन इज गुड, इन्फ्लेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है दोस्तों, लो साइड में हो गया। इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्फ्लेशन के समय हमारे देश में प्राइस बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी, बहुत अच्छा है। तो इन्फ्लेशन अच्छा है, कल मैंने कहा था, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जो मैंने कहा था कि आज बताऊंगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई का मतलब बताते हैं आप लोगों को। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई का मतलब दोस्तों ये रहा कि हमारी सरकार इन्फ्लेशन को अचीव करने का एक टारगेट बनाती है कि हमारे देश में कम से कम मुद्रास्फीति इतनी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट याद रखना कि इन्फ्लेशन का टारगेट कौन करता है, सरकार, लेकिन आरबीआई से सलाह लेकर। यूपीएससी सीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन करता है, लिखा था आरबीआई, गवर्नमेंट, तो आंसर इज गवर्नमेंट, बट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और दोस्तों इसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लिख सकते हैं, प्रारंभ होता है भारत में, इट स्टार्टेड इन 2016। अभी अभी ये 2016 में दोस्तों, उस समय उर्जित आर पटेल साहब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और उर्जित आर पटेल कमेटी की सुझाव सिफारिशों के बाद भारत में 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आया। तो दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है ये भारत में कब शुरू हुआ, 2016 में। 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आया। एंड आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कब आया, 2016 में। और इसमें होता क्या है कि सरकार
या लिख लीजिए आप 5 वर्षों के लिए, बस ऐसे ही लिख सकते हैं 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, फॉर 5 ईयर्स, बस इतना लिख लीजिए 5 फॉर 5 ईयर्स। दोस्तों इसका मतलब क्या है, ऐसे अगले 5 सालों में, ध्यान सुनना प्लीज, अगले 5 सालों में सरकार को इन्फ्लेशन कितने % अचीव करना है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। मतलब सरकार क्या करती है, सरकार डिसाइड करती है कि अगले 5 सालों में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितने % तक हमें अचीव करना है, कितने % तक जाना है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। राइट राइट राइट। नाउ अब दोस्तों क्या है कि मैंने कहा 2016 में शुरू हुआ, तो 2016 से सरकार ने 2021 तक तय किया था पहले, और फिर सरकार ने अभी 2021 से लेकर 2026 तक तय किया है। और दोस्तों 2016 से 2021 और 2021 से 2026 तक जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है वो है 4% ±2%, और यही है वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो कल का टर्म्स एंड कंडीशंस आज जाके 11:58 पे खत्म होता है। बोलो दोस्तों जय हो। तो यही है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब इन्फ्लेशन इज गुड, इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन दोस्तों 4% से ±2%। इसका मतलब है कि 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, ये जो इन्फ्लेशन की रेंज है ये अच्छी है। अगर दोस्तों 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो देश के लिए खतरनाक है, 2% से कम होगा तो डिफ्लेशन, कल बताया, उत्पादन कम, रोजगार कम, इनकम कम, तुम्हारी जीवन बेकार। इसका मतलब इन्फ्लेशन इज गुड, बट गुड कब तक के लिए, तो इन्फ्लेशन 4% टू ±2%। भैया 4% ±2% इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन इज बैड, इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन कौन सा वाला, और भैया कौन सा वाला, ये वाला वॉकिंग इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन। अगर इतने तक रहता है तो अच्छी बात है, मतलब खाना खाना अच्छी बात है, रोटियां खाना अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों 2 रोटी खा लो ठीक है, 3 खा लो ठीक है, 4 खा लो ठीक है, 5 खा लो ठीक है, 6 खा लो ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा खा लोगे तो समस्या होगी, या तो ऊपर से निकलेगी या नीचे से, आगे नहीं बोलेंगे। बोलो समझ गए कि नहीं। अगर दोस्तों मतलब इन्फ्लेशन अच्छा है, अगर आप 2 से कम खाओगे तो कुपोषण का शिकार हो जाओगे, माल न्यूट्रिशन में चले जाओगे। इसका मतलब इन्फ्लेशन इज गुड बट 4% ±2%। बताओ दोस्तों ईमानदारी से, इकोनॉमी से मोहब्बत होने लगी या नहीं। बेटा दिल जीत लेंगे तुम्हारा इस विषय में, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ सुनना है, समझना नहीं है, सीखना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। पॉइंट नंबर 1 सरकार बनाती है, पॉइंट नंबर 2 आरबीआई से सलाह लेकर, पॉइंट नंबर 3 2016 में शुरू हुआ, पॉइंट नंबर 4 5 साल के लिए, पॉइंट नंबर 5 4 वर्तमान में या पहले टर्म में भी 21 से 16 से 21, 21, 26 4% ±2%। इन्फ्लेशन इज गुड बट इन दैट रेंज। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे और कल की क्लास शुरू होगी कि इन्फ्लेशन के प्रकार, लेकिन कारणों के आधार पर। कल मैं आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत सारे कारण बताऊंगा कि कैसे कैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है या हो सकता है। तो कल हम लोग इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास भी हर रोज की तरह आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ आज भी सीखा होगा। अपना, अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी सबका ख्याल रखें और बढ़िया से अपना जीवन जिएं। मिलेंगे दोस्तों मंडे को, और मंडे मुझे लग रहा है मंडे शायद छुट्टी रहेगी, 25 है, और फिर हम लोग 26 को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इकोनॉमी की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।